Hi, my name is Rosanli. I welcome you again to my channel, Mind Your Money. यहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ और मेरे डिस्कशन में 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला अर्न, दूसरा प्रोटेक्ट एंड तीसरा ग्रो। आज उसी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर आप थोड़े से भी टाइम से 5 साल 7 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर स्मॉल और मिड कैप फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कभी आपको ये रियलाइज हुआ है कि स्मॉल कैप फंड जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 4-5 साल में, अब वो अचानक से परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। बिलो एवरेज रिटर्न आने लगता है उस फंड का। और ऐसा क्यों होता है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। सो हम अलग अलग फंड्स का एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपका हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ताकि आपके पैसे पे वो रिटर्न मिलता रहे जो रिटर्न आपका पैसा डिजर्व करता है। सो उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे ताकि हम आप उसका फायदा उठा सकें। तो कोई भी फंड अंडर परफॉर्म करना 3 की रीजंस के वजह से शुरू करता है। पहला रीजन है फंड साइज, फंड का एयूएम। दूसरा रीजन होता है ओवरऑल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि लगभग सारे ही फंड या मैक्सिमम फंड्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और तीसरा रीजन होता है फंड मैनेजर का स्टाइल उस समय काम नहीं कर रहा है, या फिर वो फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर फंड को लेके बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं है फंड को मैनेज करने में। सो चाहे वजह कोई भी हो, फंड का साइज हो, एयूएम हो, या फिर फंड मैनेजर का स्टाइल, फंड मैनेजर का एक्टिवनेस, आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे पहले रीजन क्या, जो फंड साइज, फंड एयूएम है, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फंड के अंडर परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट करता है, फंड के परफॉर्मेंस को नहीं आने देता। सो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम 3-4 फंड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी फंड के बारे में ना तो मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छा है, ना मैं ये कहने जा रहा हूं कि वो बुरा है। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए उन फंड्स का नाम यहाँ पे यूज करूंगा और उनके होल्डिंग्स के बारे में एक दो स्टॉक्स को पिक करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक फंड लेते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड का साइज है 35,000 करोड़। अब फंड का परफॉर्मेंस 1 ईयर का माइनस है, 2 ईयर्स का 16% है, 3 ईयर्स का 18% है, 4 ईयर का 18% है। फंड का साइज क्या है? 35,000 करोड़। अब हम इसके होल्डिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या होल्डिंग है, और फिर इसको मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो सबसे पहला जिस स्टॉक में इन्होंने होल्डिंग ले रखा है वो है ईआईडी पैरी, दूसरा एसएफएफसी। अब लार्जेस्ट होल्डिंग इनका किसी स्टॉक में है वो 3.23% है, यानी कि ये जो एयूएम साइज है इसका 3.23%, सो 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के बराबर का आता है आपका ये पहला। अब ये इनकी लार्जेस्ट होल्डिंग है। सो अगर हम ईआईडी पैरी का ही स्टॉक उठा के देखें कि उसका मार्केट कैप क्या है, और अगर ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसका जो मैनेजर है वो उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहता है, तो क्या वो बढ़ा पाएगा? सो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ आ गई। अगर अभी जो उनकी होल्डिंग है वो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, आउट ऑफ 35,000 करोड़ के एयूएम से, यानी कि इस फंड के हिसाब से उनकी होल्डिंग कितनी होगी? 5% के आसपास। अब मान लो कि एसबीआई के फंड मैनेजर को ये होल्डिंग 3.23% से 5% करनी हो, इनके एयूएम का 5% कितना हो जाएगा? इनके एयूएम का 5% लगभग 1500 करोड़ 1600 करोड़ रुपए। अब क्या ईआईडी पैरी का जो मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप में इनको 1500-1600 करोड़ रुपए का
स्टॉक मिल पाएगा। सो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, अभी करंट होल्डिंग अगर आप इसको देखते हैं, सो DII में आपको SBI का दिख जाएगा नाम यहाँ पे, राइट। अलग अलग फंड, कॉन्ट्रा फंड ने भी ले रखा है, इन्होंने लिया था, आई थिंक शायद ड्रॉप कर दिया है या उनकी होल्डिंग जून में लेस देन 1% हो गई है। सो ये इस तरह के फंड एलोकेशन है इनके पास। अब आप अगर देखेंगे कि इनकी होल्डिंग में अगर इनको 5% लेना है, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए, और उनके AUM का 5% 1500-1600 करोड़, 1500-1600 करोड़ रुपए का मतलब ये हो जाता है कि लगभग आपको इस स्टॉक का 7 से 8% लेना पड़ेगा। अब वो 7 से 8% का ब्लॉक ही अवेलेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा? अगर उस फंड मैनेजर को लगता भी है कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी भी वो नहीं ले पाएगा। सो इस तरह ये फंड का जो AUM साइज है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शुरू हो जाती है, इसलिए फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं। इसके सामने आप एक दूसरा फंड उठा के देख लें, ये है इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, 7,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। अब यही कंपनी अपने AUM का अगर 10% किसी में, हालांकि इनको जो रेगुलेटर्स है वो अलाउ नहीं करेंगे शायद 10% स्टेक लेने का, लेकिन डिस्कशन के लिए अगर हम ये कहें कि 10% अपने AUM का किसी में डिप्लॉय करना है तो उनके लिए कितना होगा? 750 करोड़ रुपए, और 5% का मतलब होगा लगभग 350 टू 370 380 करोड़ रुपए। सो अब इसी कंपनी को अगर EID पेरी में इन्वेस्ट करना हो तो ये इजिली कर पाएगा, क्योंकि 350 करोड़ 400 करोड़ रुपए EID पेरी के किम्स या किम्स के अगर मार्केट कैप पे हम अगर देखें तो क्या निकल के आता है? 3,000 करोड़ रुपए इसका 10% होता है और 1 से 1.5% AUM के बराबर बनता है। सो 1 से 1.25% ये एलोकेशन करेंगे तो इस कंपनी का स्टेक अगर लेते हैं तो इनका काम हो गया, 5% एलोकेट इन्होंने कर दिया इस कंपनी में। तो जब फंड का AUM साइज बड़ा होता है तो किसी कंपनी में बड़ा चंक लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने आप को भले ही ये कहते हैं कि मैं स्मॉल कैप फंड हूं, लेकिन इनके लिए रियली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर पाना, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाना रादर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। सो एक तो इनको बड़ा चंक नहीं मिलता इनके हिसाब से, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि फ्रिक्वेंटली ये रोटेट नहीं कर पाते। काफी जल्दी अगर इनको लगा कि मैंने किसी स्टॉक में एंट्री हो गई है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए। सो अगर आपका AUM बड़ा है, आपने उसका 3% 4% भी ले रखा है, तो एक क्वांट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये देखिए क्यों इन्होंने रिलायंस में 10% स्टेक ले रखा है, क्योंकि अगर इनको किसी छोटी कंपनी में 10% स्टेक लेना है तो वो स्टेक ही अवेलेबल नहीं है, कहाँ से जाके ये स्टेक लेके आएंगे? आप करूर वैश्य बैंक का उठा के देख लीजिए, अगर करूर वैश्य बैंक में क्वांट को अगर स्टेक लेना हो, 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, क्वांट का AUM है 30,000 करोड़ रुपए का, क्वांट अगर 10% अपने AUM का लेना चाहे जो कि होता है 3,000 करोड़ रुपए, करूर वैश्य बैंक में अगर 3,000 करोड़ रुपए का स्टेक लेना है तो नहीं ले पाएगा, मुश्किल है इनके लिए काम करना, क्योंकि इसका 15% स्टेक अवेलेबल ही नहीं होगा। इसलिए क्वांट जो है वो रिलायंस और आपको दिखेगा इसमें अडानी, इस तरह के लार्ज कैप स्टॉक में इन्होंने स्टेक ले रखा है, क्योंकि अब इनके लिए ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो चुकी है, ना स्टॉक से क्विकली इन कर सकते हैं ना क्विकली आउट कर सकते हैं, तो ज्यादा पैसा इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक में डाल दिया। दो फंड्स का नाम क्या है? क्वांट स्मॉल कैप फंड। सो ये पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम होता है जब फंड का AUM साइज बढ़ जाता है तो वो रियली स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आप एडलवाइज का स्मॉल कैप फंड ले लें, अभी इनका AUM साइज 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सो अगर इनको किसी में 5% अपने AUM का इन्वेस्ट करना है तो इनके लिए इजी है,
250 करोड़ रुपए बस ही इन्वेस्ट करने। अब वो 250 करोड़ रुपए आराम से इस तरह के स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, इनके लिए कोई चैलेंज नहीं आएगा। 1% होगा इस कंपनी का, वो 1 से 1.25% और इजिली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि आप सॉल्यूशन क्या है इसका। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, जब वो फंड लॉन्च हुआ और आपको परफॉर्मेंस उसका अच्छा मिल रहा है, आपको उस फंड से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन जब फंड का साइज इतना बड़ा हो चुका है, क्वांट के 30,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप के 35,000 करोड़ रुपए और कुछ एक स्मॉल कैप फंड के साइज उससे भी बड़े, तो आपको सीरियसली ये सोचना चाहिए कि क्या आपको अभी भी उस स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, या फिर उससे निकल के किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए जिसका एयूएम साइज छोटा है, जिसके फंड मैनेजर का रिपुटेशन है मार्केट में, और तीसरा फैक्टर जिसका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो कम है। तो इन 3 फैक्टर को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि रियली अगर कोई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कंटिन्यू करना चाहता है, तो फंड के एयूएम साइज जब बड़ा हो जाता है तो उसको वहां से निकल लेना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रॉब्लम कैसे होता है वो समझना भी जरूरी है, सॉल्यूशन कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं वो भी मैंने हाईलाइट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है तो उस पर्सपेक्टिव को भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।